नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है मंगलसूत्र। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। दोनों पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें दोनों वीडियो दी हुई हैं। वहाँ जा कर के आप उस कहानी को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। जानकी जी सुहानी को देख कर कहती है, हे भगवान, कितनी प्यारी बच्ची है। मेरे बेटे के साथ इसकी जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। हे भगवान, कुछ ऐसा चक्कर चला दे, इस सोनी कुड़ी को मेरे घर की बहू बना दे। राघव जी कहते हैं, मैडम आप कुछ बड़े सपने नहीं देख रही। वह लड़की कोई मामूली हस्ती नहीं है। बस दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है अगर बीच में विशाल सुहानी को लेकर नहीं आ जाता। जानकी जी कहती है, तुम्हें बाद में बात करूंगी, पहले मैं इस प्यारी गुड़िया से तो बात कर लूँ। जानकी जी सुहानी के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करती हैं। राघव जी विशाल से कहते हैं, तेरी माँ सुहानी से कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपक रही। बेटा, शायद ये भूल गई है कि सुहानी आसमान पर चमकता वह चांद है जिसे हम सिर्फ दूर से देख सकते हैं पर पा नहीं सकते। विशाल कहता है, क्यों पापा, क्यों नहीं पा सकते? क्या सुहानी इंसान नहीं है या हम इंसान नहीं है? राघव जी विशाल की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज पहली बार मुझे मेरे बेटे की आंखों में डर दिख रहा है। शायद वह इस बात का है कि अगर सुहानी ने तुझे एक्सेप्ट ना किया तो तू क्या करेगा। चाहने लगा है उसे। विशाल कहता है, मुझे नहीं पता पापा कि यह क्या है, पर अगर मेरे दिल में जो एहसास सुहानी को लेकर है, अगर उसे ही मोहब्बत कहते हैं तो शायद मैं सुहानी से मोहब्बत करने लगा हूँ। बस पापा एक बार इस देवयानी के केस के बाहर निकल जाए, फिर सुहानी को अपने दिल की बात भी बताऊंगा और उसके बाद जो उसका फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। राघव जी कहते हैं, कौन देवयानी का केस बेटा? विशाल बताता है, पापा ये जितने भी मर्डर हुए हैं उसमें एक नाम सामने आया है, देवयानी चोपड़ा का। अब बस उसी के बारे में जानकारी निकालनी है। राघव जी कहते हैं, देवयानी चोपड़ा, सेंट जोसेफ के प्रोफेसर आदर्श चोपड़ा की बेटी? विशाल कहता है, पापा आप जानते हैं उन्हें? राघव जी कहते हैं, नहीं बेटा, लेकिन जब देवयानी के साथ वह हादसा हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन में मैं भी था। उस वक्त तुम्हारे डीसीपी साहब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। देवयानी का केस उन्हीं के अंडर में था, पर फिर अचानक केस बंद हो गया। मैं ठहरा छोटा सा कांस्टेबल, किसी से क्या कहता। लेकिन बेटा बहुत गलत हुआ था उस बच्ची के साथ और उसके परिवार के साथ। आदर्श भी बहुत अच्छे इंसान थे। पता नहीं क्या हुआ उनके परिवार के साथ, लेकिन आज अचानक से ये देवयानी चोपड़ा का केस कैसे खुल गया। विशाल राघव जी को सारी बातें बताता है। राघव जी थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, बेटा तूने एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। जैसा कि देवयानी की सहेली ने तुझे बताया कि आदर्श जी ने उसे बताया था कि देवयानी मर चुकी है। बाकी किसी को तो यह नहीं पता कि देवयानी जिंदा है या मरी। ऐसा भी हो सकता है कि देवयानी जिंदा हो और यह सारी हत्याएं वही कर रही हो। विशाल के दिमाग में कुछ खटकता है। तुरंत कहता है, यू आर ग्रेट पापा, यह सब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? वैसे भी पापा, सबसे पहले मैं डीएसपी साहब के पास जाऊंगा। जल्द से जल्द पता करना होगा आखिर ये देवयानी, आदर्श और विक्रम छुप कर कहाँ बैठे हुए हैं। विशाल सुहानी से कहता है, अगर आप तुम्हारा हो गया हो तो घर चले। जानकी जी कहती है, अभी क्या जंगल में बैठी है? सुहानी कहती है, विशाल तुम्हारी मम्मा तो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, प्लीज़ क्या तुम मुझे हर दिन मिलने के लिए ले जा सकते हो? क्या मैं खुद आ सकती हूँ? विशाल कहता है, सुहानी यह आम लोगों का मोहल्ला है। इस तरह तुम अगर रोज़ यहाँ आओगी जाओगी तो लोग जो है 4 तरीके की बात होने लगेंगी। जानकी जी कहती है, बेटा लोगों का क्या है, वो तो बातें करते रहते हैं। तेरा जब मन करे तू आ जाना। यह बाप बेटे की न एक जैसे ही है, पर तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो। विशाल कहता है, माँ वह हर वक्त यहाँ नहीं आ सकती। सुहानी विशाल से कहती है, मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ? विशाल कहता है, सुहानी तुम्हारे और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सुहानी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। विशाल कहता है, बाहर जाने से पहले चेहरे पर मास्क लगा लेना। विशाल गाड़ी में बैठा है तो देखता है सुहानी मुंह फुलाकर बैठी है। थोड़ी आगे जाकर एक सुनसान सी जगह पर विशाल गाड़ी रोकता है। विशाल कहता है, सुहानी किस बात पर मुंह फुलाकर बैठी हो? सुहानी कहती, तुम सिर्फ अपना काम करो, तुम ही मेरी प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विशाल कहता है, सुहानी बच्चे नहीं हो तुम, अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे और तुम्हारे बीच में कितना फ़र्क है। तुम बिना मास्क के हमारे घर नहीं आ सकती, हमारी गली नहीं आ सकती। कल अगर मेरे मोहल्ले वालों ने पूछना शुरू कर दिया कि कौन लड़की तुम्हारे घर आती है तो मैं क्या जवाब दूंगा? सुहानी कहती है, तो कह देना मेरी एक दोस्त है, उसे कोई प्रॉब्लम है इसलिए मास्क लगाती है। वैसे ही आजकल कोरोना चल रहा है,
विशाल मुस्कुराकर कहता है, अगर कोई लड़की किसी के घर बार बार जाती है तो लोग उसके रिश्ते को गलत समझने लगते हैं। सुहानी, तुम इस बात को कब समझोगी? हमारा स्टैंडर्ड तुम्हारे स्टैंडर्ड से अलग है। तुम्हारे लिए यह सब नॉर्मल होगा, बट हमारे लिए नहीं सुहानी। विशाल कहता है, सुहानी बात को समझने की कोशिश करो, मेरे और तुम्हारे बीच में दीवार है। सुहानी अपनी पलकों को झपका लेती है और उंगली के इशारे से इस विशाल को अपने पास बुलाती है। विशाल उसके पास आकर कहता है, क्या है? सुहानी उसके लिप्स पर किस करके कहती है, देखो मेरे और तुम्हारे बीच में कोई दीवार नहीं है। विशाल उसकी इस हरकत से हैरान रह जाता है और धीरे से कहते, तुम्हें पता है तुमने अभी अभी क्या किया? सुहानी मासूमियत भरे चेहरा बनाकर कहती है, हाँ, तुम्हें किस किया है? विशाल कहता है, सुहानी मुझे पता है कि तुम्हारे यहाँ सब नॉर्मल है, पर प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। सुहानी कहती है, सॉरी विशाल, अगर तुम्हें बुरा लगा है, बट भले ही हमारे यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, बट सुहानी भी कोई ऐसी एरीगेरी नहीं है जो हर किसी को किस देती फिरे। मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें किस किया है क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे। विशाल उसकी आंखों में देखकर, क्या होता है अच्छा लगा? मतलब यह है कि तुम मतलब ही नहीं हो। लोग तो मेरा नाम यूज़ करके अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं और मैं खुद तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, पर तुम मुझे मना कर रहे हो। इससे पता चलता है कि तुम मतलब ही नहीं हो। सुहानी विशाल के कंधे पर सिर टिकाकर कहती है, मुझे तुम्हारे अंदर एक सच्चा दोस्त दिखाई देता है। सच्चा दोस्त? यह शब्द बार बार विशाल के कानों में गूंजता है। सुहानी मुझे सिर्फ दोस्त मानती है। सुहानी के घर छोड़ने के बाद विशाल सीधे डीएसपी ऑफिस पहुंच जाता है। विशाल डीएसपी साहब से सीधे देवयानी के बारे में बात करता है। विशाल कहता है, सर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप देवयानी का केस के बारे में पहले से जानते थे? आप उन लोगों को मुझसे बेहतर जानते हैं। डीएसपी कहते हैं, विशाल तुम्हें पता है तुम किस से बात कर रहे हो? विशाल कहता है, सर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि इस समय हमें इस केस की जरा सी लीड भी कातिल तक पहुँचा सकती है। डीएसपी साहब कहते हैं, पर यह 35 साल पहले की बात है, वह केस तो कभी का ख़त्म हो गया था। अचानक इतने साल बाद ये गड़े मुर्दे कौन उखाड़ रहा है? मैं नहीं जानता। इस केस के बारे में मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है। हाँ, पर शायद तुम्हें यह नहीं पता कि वह देवयानी किसी सती सावित्री नहीं थी। बहुत ही चालाक और फ्रॉड किस्म की लड़की थी। वह खुद पैसों के लालच में उस प्रिंसिपल लड़के के साथ के पीछे पड़ी हुई थी। अपने मतलब से उसके साथ 20 दिन तक रह करके आई और बाद में उसी बेचारों को फंसा दिया। विशाल मुस्कुराकर कहता, क्या बात है सर? यूं ही वह इतने महीनों तक जिंदा लाश बनकर रही, सभी नाटक था। खैर छोड़िए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ उस इंसान को बचाना है जिसके सर पर मौत खड़ी है। क्या आप प्रिंसिपल के बेटे के उन दोस्तों को जानते हैं? क्योंकि 3 तो ऑलरेडी मर चुके हैं। 35 साल पहले कॉलेज के ओनर का भी मर्डर हो चुका था। उस मर्डर केस के बारे में आपका क्या कहना है? इसमें सस्पेक्ट आदर्श चोपड़ा था। शायद तुम्हें यह नहीं पता, पर आदर्श चोपड़ा पुलिस की गोलियों से घायल भी हुआ था। उसके बाद हमने बहुत ढूंढा, पर वह हमें कहीं नहीं मिला। फिर हमने उसे मरा हुआ समझकर फाइल बंद कर दी। तब से इस केस से रिलेटेड कोई भी चीज़ सामने नहीं आई, पर आज इतने सालों बाद फिर से वह केस मेरे सामने आया। विशाल कहता है, तो फिर सर आपको प्रिंसिपल के बेटे से संपर्क करना चाहिए। मैंने पता किया है कि वह लोग इस समय केप टाउन में रहते हैं। आप सीनियर अथॉरिटी से बात करके या तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए या फिर उन्हें वापस हिंदुस्तान बुलाइए, ताकि हम उस इंसान को बचा सकें जिसके सर पर जाने कब मौत आ जाएगी। डीएसपी ऑफिस से बाहर आकर विशाल बहुत उलझन में था। ऐसा सोचता है, क्या आदर्श चोपड़ा सच में मर चुका है? क्या देवयानी जिंदा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। विशाल नरेश से कहता है, अगर देवयानी की डिलीवरी हुई थी, जरूर किसी हॉस्पिटल में हुई होगी। आदर्श चोपड़ा विद्या जी से पता करो किस पार्टी से मिले थे और किसके लिए वेटर का काम करते थे। मुंबई का छोटा सा कोई भी हॉस्पिटल नहीं छूटना चाहिए। नरेश कहता है, सर एक्चुअली केस काफ़ी पुराना है। विशाल कहता है, मुझे पता है केस पुराना है, लेकिन पुलिस के लिए मुश्किल नहीं। इसलिए बहाने बनाना छोड़ो और मुझे जल्द से जल्द इसकी फुल इन्फॉर्मेशन ला कर दो। तभी विशाल के फ़ोन पर राघव जी का फ़ोन आता है। विशाल कहता है, जी पापा। राघव जी कहते हैं, बेटा पिया वापस आ रही है हॉस्टल से, पहले उसका कॉल आया था। विशाल खुश होकर कहता है, अरे वाह पापा, अभी थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उसने कुछ बताया कितने बजे उसकी ट्रेन पहुंचेगी? राघव जी कहते हैं, बेटा शाम के 7 बजे उसकी ट्रेन आ जाएगी, तू समय से पहुंच जाना उसे लेने। विशाल कहता है, बिल्कुल परेशान मत हो जाइए पापा, वह तूफान मेल मेरा खून पी ही जाएगी टाइम से नहीं पहुंचा तो। विशाल घड़ी में देखता है तो शाम के 5 बज रहे थे। विशाल अपनी बाकी बचे हुए काम जल्दी से पूरा करता है और कांस्टेबल से कहकर जाता है, मैं अपनी बहन को लेने स्टेशन जा रहा हूँ, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
विशाल ठीक 7 बजे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। विशाल कहता है थैंक गॉड कि मैं ट्रेन से पहले आया। थोड़ी देर बाद ट्रेन आती है। विशाल अपनी बहन पिया का वेट करता है, पर काफ़ी देर बाद भी पिया ट्रेन से नहीं उतरती। विशाल खुद जाकर देखता है तो पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी, पर पिया कहीं नहीं थी। विशाल पिया का नंबर लगाता है, उसका नंबर भी नहीं लगता। विशाल राघव जी को फ़ोन करके कहता है पापा पिया को कोई कॉल आया था क्या, क्योंकि ट्रेन तो खाली हो चुकी है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। राघव जी कहते हैं नहीं बेटा, पिया ने चलने से पहले फ़ोन किया था कि वह ट्रेन में बैठ चुकी है। विशाल पिया के हॉस्टल पर फ़ोन करके पूछता है कि पिया के साथ कौन कौन आया था। उसके दोस्तों का नंबर लेकर उनसे पूछता है। उन्हें पता चलता है कि पिया उनके साथ आई थी। विशाल कहता है अगर पिया आई थी तो पिया गई कहाँ। विशाल स्टेशन पर पता करता है। ट्रेन के टीटी से पिया की तस्वीर दिखाकर पूछता है। सभी के बताने से यही लगता है कि पिया आई थी और इसी ट्रेन से आई थी। फिर पिया गई कहाँ? कहाँ गई पिया? क्या उसका किडनैप हुआ है? पूरी रात विशाल पिया को ढूंढता रहा, पर उसका कुछ भी पता नहीं चलता। घर पर जानकी जी का रो रो कर बुरा हाल था। विशाल हर पुलिस स्टेशन में पिया की तस्वीर भेजता है। रह रहकर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। विशाल गुस्से में खुद को कहता है मुझे उसे अकेले आने ही नहीं देना चाहिए था। पहली बार तो नहीं, पिछले 3 साल से तो अकेली ही आती जाती है। रात 1 बजे विशाल घर आता है। जानकी जी दौड़ कर आती है और कहती है मेरी पिया का कुछ पता चला का? कहाँ है? राघव जी कहते हैं बेटा कहाँ गई हमारी पिया? विशाल हताश हो चुका था। धीरे से कहता है पापा मैंने हर जगह पता किया, पर हमारी पिया का कुछ भी पता नहीं चला। क्या पिया गायब होना लगातार हो रही हत्याओं वाले केस से जुड़ा हुआ है? आप सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। पूरी रात विशाल को नींद नहीं आई। रह रहकर दिल में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हर फ़ोन की घंटी पर वह जल्दी से फ़ोन उठाता है, शायद पिया की कोई खबर मिल जाए, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती है। वहीं शहर से बाहर एक साया हाथ में खाने की प्लेट लेकर एक कमरे में जाता है। सामने एक लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। साया उसके मुंह से पट्टियां हटाता है। लड़की चिल्लाकर कहती है कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? शायद तुम्हें पता नहीं, मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। साया कुछ नहीं बोलता। एक निवाला लड़की की तरफ करता है। लड़की कहती है मुझे नहीं खाना तुम्हारा यह खाना, जाने दो मुझे। साया कुछ नहीं बोलता। सामने स्क्रीन पर कुछ शब्द उभर कर आते हैं। लड़की उसे पढ़ती है। तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद तुम्हें वापस तुम्हारे घर सुरक्षित पहुँचा दिया जाएगा। वह लड़की पिया थी। पिया चिल्लाकर कहती है कितने दिनों के लिए मुझे यहाँ रखा गया है तुमने? सामने स्क्रीन पर लिखा होता है जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। साया वहाँ से चला जाता है। पिया कहती है बदतमीज कहीं का, खाना भी नहीं दिया मुझे। रात से सुबह हो जाती है। पिया का कुछ पता नहीं चलता। कई जगह पता करवाता है, पर हर जगह सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। नरेश विशाल के पास आता है और कहता है सर, शहर से बाहर हाईवे पर एक छोटा सा नर्सिंग होम है, वहाँ शायद कोई देवयानी को जानता है। विशाल कहता है तो फिर खड़े क्यों हूँ, चलो जल्दी से वहाँ पर। नरेश कहता है लेकिन सर आपकी बहन का केस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विशाल कहता है मेरे लिए यह केस। विशाल और नरेश दोनों नर्सिंग होम पहुँचते हैं। वहाँ पर एक नर्स आती है और कहती है सर मैंने भी ही आपको कॉल किया था, एक्चुअली मेरी सासू माँ इन्हें जानती है, पर इस वक्त तो घर पर है, आप मेरे साथ घर चल सकते हैं। विशाल और नरेश दोनों नर्स के साथ उसके घर पहुँचते हैं। अपने बिस्तर पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो काफ़ी बीमार लग रही थी। विशाल कहता है अम्मा क्या देवयानी को जानती थी? बूढ़ी औरत कहती है हाँ बेटा, उसका पति और उसका पिता जब उसका चौथा महीना चल रहा था तब हमारे नर्सिंग होम में लेकर आए थे। बिल्कुल पागल हो गई थी वह लड़की, किसी को अपने पास नहीं आने देती थी, औरों से चिल्ला चिल्ला कर रोती थी, किसी भी आदमी को देखकर बहुत ही खतरनाक हो जाती थी, यहाँ तक कि अपने पति और अपने पिता को भी अपने करीब नहीं आने देती थी। हम वहाँ पर सीनियर नर्स थे, सिर्फ वह हमें ही अपने पास आने देती थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह 6 महीने से पेट से है। आज ही बीमारी थी उसे। कभी तो चिल्ला चिल्ला कर रोती, कभी बिल्कुल जानवर बनकर बन जाती, हर किसी को मारने के लिए दौड़ती। उस वक्त बिल्कुल हैवान जैसी लगती थी वह, पर हम उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे, पेट से थी ना वह। बाद में उसके फादर ने बताया कि उसका गैंगरेप हुआ है, जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई है। विशाल कहता है लेकिन विद्या जी के अकॉर्डिंग तो वह जिंदा लाश जैसी थी, ना कुछ सुनती थी, ना कुछ समझती थी, ना कुछ बोलती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह ऐसा करने लगी? देवयानी तो एक मिस्ट्री बनती जा रही है। विशाल कहता है अम्मा क्या आप जानती हैं कि वह कहाँ रहती है? नहीं बेटा, क्योंकि उसका पति और उसका पिता
वहीं पास ही होटल में रेंट पर रहते थे। 21 जुलाई रात को 1 बजे उसके लेबर पेन स्टार्ट हो गया। जैसी उसकी कंडीशन थी, नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल था। डॉक्टर उसका सिजेरियन किया। हम उनको असिस्ट कर रहे थे। बहुत मुश्किल से उसके बेबी हुआ। कितना सुंदर बच्चा था। बेटी हुआ था उसको। हमको लगा अब अपने बच्चे को देखकर शायद वह अच्छा रिएक्ट करेगा, लेकिन होश में आने के बाद बच्चे को देखकर वह बच्चे को मारने के लिए दौड़ी। सामने बच्चे को उससे दूर कर दिया गया। हमें अपना फीड कराया उस बच्चे को। फिर 2 महीने इसी नर्सिंग होम में उसका ट्रीटमेंट चला। हम 2 मंथ उसके बेबी को अपने पास रखा। बेबी के पास सिर्फ उसका नाना आता था। उसके पिता कभी बेटी को देखने नहीं आया, यहाँ तक कि जब वह पैदा हुई तब भी नहीं। उसको तो सिर्फ अपने बेबी से मतलब था। और एक रात देवयानी को बड़ा भयंकर दौरा आया। उसने पूरा नर्सिंग होम सर पर उठा लिया। उसका पति, उसका पिता, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और वो उसी नर्सिंग होम की छत से गिरकर सुसाइड कर लिया। उसकी डेथ पर उसके पापा पागलों की तरह रोए जा रहा था, लेकिन उसके पति की आंख में एक आंसू नहीं गिरा। उसके बाद एक दिन वो लोग बेबी को लेकर चला गया। उसके बाद हम नहीं जानते वो सब कहाँ गए। उसकी बेबी को हम प्यार से सोना बुलाता था। बहुत स्वीट बेबी था। विशाल कहता है, थैंक यू हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। विशाल और नरेश यहाँ से चले जाते हैं। नर्स अपनी सास के पास जाकर कहती है, मम्मी आपने देवयानी के पिता के बारे में क्यों नहीं बताया पुलिस वालों को? बूढ़ी औरत बोली, क्योंकि हम उनको आखिरी समय वचन दिया था किसी को नहीं बताएगा कि वह जिंदा है या मर गया। क्या पिया अंधेरे कमरे में चिल्लाकर कहती है, कोई है हमारी आवाज़ सुन रहा हो? हमें खाना भी नहीं दिया। अरे इंसान हो या जानवर, रात से सुबह हो गई। तुम कह रहे थे कि हमें यहाँ सुरक्षित रखेंगे। अरे इस तरह तो हम मर जाएंगे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है। पिया कहती है, हमें भूख लगी है। साया एक प्लेट खाना लेकर आता है और पिया को खिलाने लगता है। पिया कहती है, हमारे हाथ खोल दो, हम खुद खा लेंगे। साया ने ना में सिर हिलाया और अपने हाथों से पिया को खाना खिलाता है। पिया उसे देखने की कोशिश करती है, पर एक तो वह अंधेरे में था, दूसरा सर से पाँव तक उसने खुद को कवर कर रखा था। पिया उससे कहती है, आप गूंगे हो क्या? हर चीज़ का जवाब या तो लिख कर देते हो या सिर हिलाकर। साया कोई जवाब नहीं देता। पिया समझ जाती है इससे कुछ भी पूछना बेवकूफ़ी है। पिया को खाना खिलाने के बाद साया वहाँ से चला जाता है। पिया चिल्लाकर कहती है, हेलो मिस्टर इंडिया, प्लीज़ आपका जो भी काम है जल्दी कर लीजिए ताकि हम यहाँ से जा सकें। डीएसपी विशाल को बताते हैं कि उनकी प्रिंसिपल के बेटे से बात हो चुकी है। प्रिंसिपल साहब की तो पिछले साल गुजर गए। मैंने उनके बेटे को यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मुझे नहीं लगता कि वह इंडिया आएंगे और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वह किसी को नहीं जानते। विशाल कहता है, सर झूठ बोल रहा है। वह अच्छी तरीके से जानता है कि अगर इसने हाँ बोला तो वह खुद इस केस में फंस जाएगा। उसने अभी तक अपने आप को देवयानी केस में क्लीन चिट किया हुआ है। उसके एक्सेप्ट करते ही इंडिया पुलिस का पंजा कस जाएगा उसके गले पर, लेकिन इस बार उसका पाला विशाल पे पड़ रहा है। मैं इस केस की तह तक जाऊंगा, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। विशाल के जाने के बाद डीएसपी फ़ोन पर किसी से बात करता और कहता है, यह इंस्पेक्टर मेरी तरह घूसखोर नहीं है, इस पर जुनून सवार है। वैसे आप मुझे तो बता सकते हैं ताकि मैं अगला मर्डर होने से बचा सकूं। विशाल समुद्र की लहरों के किनारे बैठा हुआ था। चांद की रोशनी में समुद्र की लहरें और भी प्यारी लगती हैं। तभी सुहानी आकर उसके बगल में बैठ जाती है। विशाल यहाँ वहाँ देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी कहती है, शायद तुम्हें नहीं पता पर मैं तो यहाँ आती रहती हूँ। तुम कैसे आ गए यहाँ पर? विशाल कहता है, बस सुकून की तलाश में आया था। विशाल को परेशान देखकर सुहानी कहती है, कोई दिक्कत है क्या? तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। विशाल सुहानी को पिया के बारे में बताता है। सुहानी कहती है, तुम्हारी बहन 1 दिन से गायब है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं कमिश्नर से बात करूँगी, सीएम से बात करूँगी। विशाल कहता है, नहीं सुहानी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे थ्रू मैं ऊपर तक पहुँचूँ। लोगों को वक्त नहीं लगेगा बातें बनाने में। सुहानी कहती है, तुम्हारी एक बात ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम खुद से ज़्यादा लोगों के बारे में क्यों सोचते हो? अगर पिया को कुछ हो गया तो क्या यह लोग तुम्हें उसे ला कर दे सकेंगे? विशाल थोड़ा तेज़ बोलता है और कहता है, कुछ नहीं होगा मेरी पिया को। प्लीज़ सुहानी, तुम इन सबसे दूर ही रहो। यह मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसे खुद सोल्व कर लूँगा। मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सुहानी कहती है, मैं कोई नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त हूँ। विशाल उठकर वहाँ से जाने लगता है। सुहानी उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हें क्या हो गया है विशाल?
तुम मेरे साथ ऐसे बेगानों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? विशाल कहता है, सुहानी मेरा हाथ छोड़ो, इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं तुम पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहता। सुहानी उसके सामने खड़ी होकर कहती है, तो फिर ठीक है, निकालो मुझ पर अपना गुस्सा, कम से कम तुम्हारी टेंशन कुछ तो दूर होगी तुम्हारी। विशाल उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। सुहानी दौड़ते हुए उसके पीछे आती है और कहती है, विशाल मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? विशाल कुछ नहीं सुनता, अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है। अचानक सुहानी उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। विशाल जल्दी से ब्रेक लगाता है, दौड़कर सुहानी के पास आता है और डर कर अपनी आंखें पर हाथ रखकर खड़ी थी। सुहानी का हाथ पकड़कर कहता है, बेवकूफ़ लड़की, पागल हो गई हो क्या? अगर थोड़ी देर हो जाती तो अभी तुम गाड़ी के नीचे आ जाती। सुहानी विशाल के गले लगकर कहती है, विशाल तुम प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हुआ करो। विशाल नॉर्मल होकर कहता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ सुहानी, मैं थोड़ा परेशान हूँ। सुहानी कहती है, मैं यही तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम कर सकूँ। विशाल सुहानी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, अगर तुम्हें मेरी प्रॉब्लम कम करनी है तो प्लीज़ घर जाओ। सुहानी मुंह बनाकर कहती है, तो किसी न किसी तरह से अपनी बात मनवा कर ही रहते हो ना। सुहानी उसके गाल पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। विशाल उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिसे सुहानी उसके सीधे उसके गले से आकर लग जाती है। विशाल कुछ पल सुहानी की आंखों में देखता है और फिर अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। सुहानी भी उस खूबसूरत एहसास में खो जाती है। दोनों एक दूसरे को पर्सनली किस करते हैं। उसे इस वक्त किसी की खबर नहीं थी, दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद विशाल सुहानी से अलग होता है, दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाते हैं। सुहानी वहाँ से जाने लगती है। विशाल उसका हाथ पकड़ कहता है, सुहानी उसकी तरफ देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, शायद मैं भी यही चाहती थी, और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। विशाल अभी भी सुहानी के मुलायम होठों को अपने होठों पर महसूस करता है। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। विशाल और सुहानी के बीच मोहब्बत जन्म ले चुकी है, पर क्या उनकी मोहब्बत को मुकाम मिलेगा? विशाल राघव जी के पास बैठा था। पापा, उस नर्स के अकॉर्डिंग और हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देवयानी मर चुकी है। डीएसपी साहब के अकॉर्डिंग पुलिस की गोली से घायल होकर आदर्श चोपड़ा भी मर चुका है। तो फिर इन सब हत्याओं के पीछे कौन है? विक्रम। विक्रम हमारे लिए पहेली बना हुआ है, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है, कहाँ गया। राघव जी विशाल के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, परेशान मत हो बेटा, हर समस्या का हल जरूर निकलता है। विशाल कहता है, पापा एक तो यह केस सोल्व नहीं हो रहा, दूसरा पिया गायब है। सभी विशाल का फ़ोन बजता है। नरेश उसे बताता है कि पिया के बारे में कुछ पता चला है। विशाल तुरंत वहाँ पर पहुँचता है और देखता है। नरेश कहता है, सर इस आदमी ने पिया को देखा है। एक आदमी हाथ जोड़कर खड़ा था, कहता है, साहब इसी लड़की को मैंने एक सफ़ेद कलर की गाड़ी में जाते हुए देखा था। विशाल कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये वही लड़की है? वह आदमी मुस्कुराकर कहता है, क्या साहब, लड़की भी चलती फिरती तूफान। साहिब स्टेशन से बाहर निकली थी और मैं अपनी गाड़ी लगा रहा था, थोड़ा सा गाड़ी उसको लग गई। साहब उसको हमको इतना गालियाँ दिया इस लड़की ने, हम आपको बता नहीं सकते। विशाल कहता है, यह तो मेरी पिया ही हो सकती है, क्या तुमने गाड़ी का नंबर या गाड़ी की कोई पहचान कुछ नोट किया? वह आदमी कहता है, साहब आप हमको क्या पता था कि इस लड़की को कोई किडनैप करके ले जा रहा है, पर साहब इस लड़की को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसको कोई ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है, मैं तो अपनी मर्ज़ी से गाड़ी में बैठी थी। नरेश विशाल के पास आकर धीरे से कहता है, सर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, सर आपकी सिस्टर का कोई अफेयर तो नहीं था? विशाल घूर कर नरेश को देखता है। नरेश कहता है, सर उस आदमी के अकॉर्डिंग तो वह अपनी मर्ज़ी से उस गाड़ी में गई थी, इसलिए मुझे लगा शायद। तभी विशाल का फ़ोन बजता है। उसका मोबाइल कुछ ज़्यादा ही नहीं बजता। स्क्रीन पर सुहानी का नाम देखकर विशाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुहानी उधर से बोलती है, मैं कुछ दिन शूट के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, बस यही बताने के लिए कॉल किया था। अगर कोई मुझसे बात करना चाहे तो वह मुझे कॉल कर सकता है, बट सिर्फ रात में, क्योंकि दिन में शूट में बिजी रहूँगी। विशाल मुस्कुराकर कहता है, और मैम आप यह सब बातें किसे बता रही हैं? सुहानी फ़ोन काट देती है। विशाल कहता है, ये लड़की किसी दिन मुझे पागल करके छोड़ेगी। वही पिया अपने हाथ पैर खोलने की कोशिश करती है, बार बार आवाज़ देती है, पर कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर में वही साया आता है। यहाँ रहना है तो रखिए। पिया उसे देख कर कहती है, अब आप इतने अच्छा खाना खाने को देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम हमारे हाथ तो खोल दीजिए, दर्द होता है इनमें।
साया कुछ नहीं बोलता वहाँ से जाने लगता है। पिया बोलती है, अच्छा चलिए, हमारे हाथ मत खोलिए, पर कम से कम हमारे पैर तो खोल दीजिए, कम से कम कमरे में चल फिर तो लिया करेंगे। साया आगे बढ़ता है और पिया के पैर खोल देता है। पिया मुस्कुरा कर कहती है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। बाय द वे, आज डिनर में आप मुझे क्या खिलाने वाले हैं? चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ। हम हॉस्टल में से आए थे कि घर में मामी के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाएंगे, पर अब आप हमें यहाँ उठा लाए हैं, तो रात को आप हमारे लिए राजमा चावल, गाजर का हलवा और आइसक्रीम ज़रूर लाइएगा। अजीब लड़की है, किडनैपर से खाने की डिमांड ऐसे कर रही है जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठी हो और वेटर को ऑर्डर दे रही हो। साया वहाँ से चला जाता है। पिया धीरे धीरे उठकर खड़ी होती है, इधर उधर देखना शुरू करती है। कमरे में ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान। पिया कहती है, जो भी है बहुत दिमागदार है। करीब रात के 3 बजे फिर से विशाल का फ़ोन बजता है। सर, एक और मर्डर हो गया। विशाल उठकर बैठता है और कहता है, किसका? सर आप यहाँ पर आइए, सारी बातें बताता हूँ। विशाल जल्दी से तैयार होकर घटनास्थल पहुँचता है। नरेश जल्दी से उसके पास आकर कहता है, सर कॉलेज के ओनर का बेटा काफ़ी दिनों से विदेश में था। 2 दिन पहले अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इंडिया आया था, वह भी बहुत ही सीक्रेटली, और आज यह सब हो गया। विशाल कहता है, इसका मतलब कि जो कोई भी है इन सब पर बराबर नज़र बनाए हुए है। विशाल कहता है, अपना डीएसपी सर से डरने वाली बात नहीं। वैसे मैंने बोला था उनको कि प्रिंसिपल के बेटे से इन्फॉर्मेशन निकलवा ले, बट नहीं। विशाल कहता है, 3 पहले मर गए, 1 अब। विद्या जी के अकॉर्डिंग 5 दोस्त हैं, प्रिंसिपल के बेटे को मिलाकर 6, 4 ऑलरेडी मर चुके हैं, 1 बचा है। अब वह आखिरी दोस्त कौन है, सिर्फ उस कमीने प्रिंसिपल के बेटे को पता है, और वह कभी भी इस केस में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने हाथ डाला तो वह खुद फंस जाएगा। खुद तो साला जान बचाकर कैपटाउन में बैठा है। भेजो भाई, इनको भी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जवानी में जो कर्म किए हैं बुढ़ापे में भुगतने पड़ रहे हैं। राम नाम सत्य है। विशाल पुलिस स्टेशन में बैठा सारी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। नरेश आकर कहता है, सर इनको हैवी ड्रग्स का इंजेक्शन लगाया गया था। विशाल कहता है, पता करो इसकी बॉडी में जो ड्रग्स पाया गया वो कौन सा है, और मुंबई में कितने लोग हैं जो उस तरीके की ड्रग्स सप्लाई करते हैं। हमें यहीं से लीड मिलेगी। वह कौन? विशाल कहता है, कोई ना कोई ऐसी गलती तो तुम जरूर करोगे जिससे हम तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच सकें। कांस्टेबल आकर कहता है, साहब डीएसपी साहब कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं। विशाल कहता है, इस मौके पर जब माहौल इस तरह का बना हुआ है, डीएसपी साहब छुट्टी पर कैसे जा सकते हैं? विशाल तुरंत डीएसपी ऑफिस पहुंचता है। विशाल कहता है, सर आप 3 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। सर आप जानते हैं इस वक्त कंडीशन कितनी ख़राब चल रही है। डीएसपी कहते हैं, विशाल मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए एम्ब्रॉड जा रहा हूँ। मेरी छुट्टी ऊपर से सैंक्शन हो चुकी है, 3 दिन बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इन दिनों मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। विशाल कहता है, सर आप क्या मदद करेंगे? प्रिंसिपल के बेटे से आप एक इंसान का नाम नहीं निकलवा पाए। डीएसपी गुस्से में कहते हैं, माइंड योर लैंग्वेज विशाल, मत बोलो, तुम अपने सीनियर के सामने खड़े हो। विशाल कहता है, सॉरी सर। ऑफिस से बाहर आकर विशाल कहता है, अचानक सर का इस तरह से जाना मेरे दिमाग को बहुत खटका पैदा कर रहा है। नरेश विशाल से कहता है, सर अपना वह साबरी है ना, गुल्लू, बता रहा था कि पुरानी मंडी में कुछ लोग हैं जो इस तरीके का ड्रग सप्लाई करते हैं। विशाल कहता है, चलो जल्दी गुल्लू को बुलाओ, वहाँ लेकर चलो। थोड़ी देर में विशाल और नरेश एक अड्डे पर खड़े थे। 2 लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। साहब हम जानबूझकर ये नहीं फंसे हैं, हम तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इधर उधर का माल इधर करते हैं। हमको क्या पता था साहब इसमें ड्रग्स होती है। विशाल कहता है, तुमने यह ड्रग किसको दिया? आदमी बोलता है, साहब हमको बस यह बैग लेकर आना होता है। हमको हमारे घर के बाहर रोज़ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हमको कैसे क्या करना है। बताई गई जगह पर माल रखते हैं, पैसा हमारे घर पहुंच जाता है। अब माल कौन ले जाता है साहब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। 3 दिन पहले हमारे घर के बाहर हमको ऐसा ही लेटर मिला, लेकिन वह सारे लेटर से अलग था, जिसमें लिखा था, चाल के बाहर लेटर बॉक्स में ड्रग को पोस्ट कर दो। हमने वैसा ही किया और हमें हमारे पैसे मिल गए। विशाल नरेश से कहता है, जो भी आदमी है बहुत पहुंचा हुआ दिमागदार है, मतलब एक भी सबूत नहीं छोड़ता, इतनी सफाई से काम करता है, बहुत। विशाल थोड़ी देर कुछ सोचता है और उस आदमी से कहता है, तुम्हें जो लेटर मिला था वह लेटर कहाँ है?
आदमी लेटर लाकर विशाल को देता है। विशाल उसे लेटर को ध्यान से देखता है और नरेश से कहता है, इस लेटर में तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? नरेश लेटर को देखकर कहता है, सर मुझे तो बस इतना समझ में आ रहा है कि इसकी भी यह लिखावट वही कातिल की है। विशाल कहता है, ब्रिलियंट, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। कैसे पता कि यह लेटर कातिल ने लिखा है या किसी और ने लिखवाया, किसी और से लिखवाया है? बेवकूफ़, मैं ये कह रहा हूँ कि इस लेटर में लिखा है, यह लेटर जेल के बाहर वाले पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देना। ध्यान से देखो, लेटर में डबल टी उल्टे बने हुए हैं। इसका मतलब यह लिखावट जिस किसी की भी है वह टी उल्टा बनाता है। नरेश कहता है, क्या बात है सर? विशाल कहता है, नहीं, इंटेलिजेंस तो मैं बचपन से ही था पर कभी घमंड नहीं किया। नरेश कहता है, सर लेकिन पता कैसे चलेगा कि यह लिखावट किसकी है? विशाल कहता है, हमें एक बार फिर से मगजमारी करनी होगी। नर्सिंग होम से, पुलिस रिकॉर्ड से और कॉलेज रिकॉर्ड से देवयानी, आदर्श और विक्रमजीत की हैंडराइटिंग निकलवानी होगी। फिर फॉरेंसिक से पता चल जाएगा कि ये लिखावट किसकी है। नरेश कहता है, सर तो अब क्या करेंगे? विशाल कहता है, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। विशाल कहता है, बेवकूफ़, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जल्दी से गाड़ी मोड़ नर्सिंग होम की तरफ। हर जगह से डिटेल निकलवाने के बाद उस लेटर को फॉरेंसिक में भेजा जाता है। विशाल बेसब्री से इंतजार कर रहा था फॉरेंसिक की रिपोर्ट का, और जब रिपोर्ट आती है तो ढाक के 3 पात लेटर की लिखावट भी किसी से मैच नहीं करती। विशाल सर पर हाथ रखकर कहता है, नरेश, अब मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह घूम रहा है। ये कौन सा मिस्टर इंडिया पैदा हो गया जो हमारी नज़रों में नहीं आ रहा? इधर पिया आराम से बैठकर डिनर कर रही थी, उसके हाथ खुले हुए थे। वह आराम से पैरों को फोल्ड करके खाने लगी थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इस लड़की को कहीं से भी किडनैप किया गया है। साया चुपचाप खड़े होकर उसे खाते हुए देखता है। पिया कहती है, सॉरी, हमने आपसे नहीं पूछा, मगर आपको भी खाना है तो खा सकते हैं हमारे साथ। वैसे आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारी डिमांड पूरी की। खाना खाने के बाद पिया कहती है, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, आप बाकी किडनैपर्स की तरह तो नहीं हैं। मतलब हमने देखा है टीवी में कितनी खतरनाक किडनैपर्स होते हैं, पर आप तो बहुत अच्छे हो, मारते पीटते भी नहीं हो, इतना अच्छा अच्छा खाना भी देते हो, पर तुमने हमें रखा क्यों है यहाँ? साया कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। पिया कहती है, हम यहाँ कमरे में बोर हो जाते हैं। मोबाइल हमें नहीं दोगे, हमें पता है, पर बुक्स तो दे सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकें जिसे पढ़कर। उसके जाने के बाद पिया कहती है, मुझे लगता है ये किडनैपर बोल नहीं सकता बेचारा, पर इसकी मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? विशाल अपने मोबाइल में सुहानी की तस्वीरें देख रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगती है। जानकी जी कहती है, कितनी टेंशन में भी मेरा बेटा मुस्कुरा रहा है, ज़रूर कोई खास बात है। राघव जी कहते हैं, अपनी जासूसी बंद करो, पिया का कुछ पता नहीं चल रहा है। जानकी जी कहती है, वही तो समझ में नहीं आ रहा। ए जी, कहीं हमारे पिया का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है किसी लड़के के साथ? राघव जी कहते हैं, जब भी मुंह खोलती हो उल्टा ही बोलती हो। जानकी जी कहती है, जैसे मैं तो दुश्मन बैठी हूँ उसकी। बेटी है मेरी, मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। लीजिए, एक और मर्डर हो गया। पता नहीं कब थमेगा इन हत्याओं का सिलसिला। क्या विशाल वक्त रहते एक और हत्या होने से बचा पाएगा? क्या विशाल सुहानी से अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या विशाल पिया को वापस ला पाएगा? तो इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कहानी है विनीता सिंह की, तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। दोस्तों, धन्यवाद।